हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से इकोनॉमिक डिप्रेशन के विषय में बात करूंगी। यदि हम इकोनॉमिक डिप्रेशन के विषय में बात करते हैं तो ये एक प्रकार की जो आर्थिक मंदी पूरे विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात व्याप्त हुई थी, उसी से संबंधित रहा है और इसकी शुरुआत जो है वो 1929 में मानी जाती है। हालांकि यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो पूरे विश्व की राजनीतिक स्थिति उठ खड़ी हुई थी, वह ही आगे चल करके इकोनॉमिक डिप्रेशन के लिए उत्तरदायी रही थी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से आर्थिक मंदी है क्या, उसके पीछे कारण कौन कौन से रहे थे जिसके वजह से आर्थिक मंदी आई थी, और साथ ही साथ हूवर जो थे अमेरिका के, उनके द्वारा कौन से कार्य किए गए थे जिसके पश्चात अमेरिका तथा साथ ही साथ विश्व जो है वो इकोनॉमिक डिप्रेशन से निकल करके बाहर आया था। इसके विषय में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी। If we discuss about the economic depression of 1929, we can state here that this was a condition which has arose throughout the world related to the economic setup which had affected each and every country throughout the world after the First World War. If we discuss about the causes of the economic depression, we can see that it is not related to any particular country, but it was related to all the country or the major powers also, and they were also immensely affected by the economic depression. If we discuss about the causes of the economic depression, we can state that it was not that any particular condition had led to the rise of economic depression, but many other causes were also related to that of the अराउजल ऑफ सच अ सिचुएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब आज के इस वीडियो में यदि हम बात करें इकोनॉमिक जो डिप्रेशन हुई थी उससे रिलेटेड जो कॉजेज रहे थे तथा साथ ही साथ किस प्रकार से अमेरिका इससे उबर करके ऊपर आया था और अपने जो देश था उसे प्रगति के मार्ग पे ले गया था, इसी के संदर्भ में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी। आर्थिक मंदी के विषय में यदि हम बात करें तो इसका तात्पर्य अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति से होता है जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार गिरावट दर्ज होती है और साथ ही साथ विगत 3 महीनों में सकल घरेलू उत्पाद में भी गिरावट परिलक्षित होती है। अब यहाँ पे यदि हम आर्थिक मंदी के विषय में और अधिक बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 2 अन्य विचार जो हमारे समक्ष आते हैं वह भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला है आर्थिक अवमंदन और दूसरा आर्थिक अवसाद। अब यहाँ पे यदि हम बात करें इन जो स्थिति है उससे रिलेटेड, तो हम ये देखते हैं कि आर्थिक अवमंदन जो है वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर धीरे धीरे कम होती जाती है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें आर्थिक अवसाद के विषय में, तो वो ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कम होते होते ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जब तमाम प्रयासों के बावजूद वृद्धि दर रुक जाती है। यदि हम 1929 के आर्थिक मंदी के विषय में बात करते हैं तो इसे हम कह सकते हैं कि इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के तौर पे याद किया जाता है और इसे एक स्पष्ट परिभाषा के रूप में भी हम यहाँ पे इसकी व्याख्या कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो है इसे ही कारण बताया जाता है जिसके पश्चात आर्थिक मंदी की स्थिति जो है वह उठ खड़ी हुई थी और इसने सबसे अधिक विश्व के जितने भी सुपर पावर्स हैं उसे इफेक्ट करने का कार्य किया था। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो संपूर्ण यूरोप तथा जर्मनी था, जो आर्थिक तौर पे बहुत अधिक मजबूत नहीं था, वो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अपने आप को एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया था। यूरोप और जर्मनी में सर्वत्र एक आशावादी लहर का प्रसार हो रहा था तथा आर्थिक वातावरण पूर्ण रूप से सकारात्मक रुख अपनाए हुए था। अगर हम कच्चे माल के उत्पादन की बात करें तो 11% की वृद्धि इसमें दृष्टिगोचर हो रही थी तथा कारखानों में निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में 26% की वृद्धि हो चुकी थी। 1929 ईस्वी तक एक ऐसी तस्वीर उभर करके हमारे समक्ष आती है जिसमें यूरोप और जर्मनी के विकास की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी, जो कि वास्तव में एक अकल्पनीय तस्वीर रही थी।
ऑथर सोल्टर के अनुसार इसी असमान समृद्धि में उसके अपकर्ष के बीज विद्यमान रहे थे। अक्टूबर 1929 में अचानक ही परिस्थितियों ने विपरीत दिशा में करवट ले ली थी और सब कुछ बदल गया था। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट संकट ने संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख दिया था। अमेरिका का जो वॉल स्ट्रीट है वो सबसे हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट होता है। अमेरिका न सिर्फ अमेरिका के अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने के लिए बल्कि पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने के लिए, और अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में ही संकट का उभर कर आना जो है वही अचानक से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डिप्रेशन की स्थिति में संपूर्ण विश्व को ला खड़ा किया था। संपूर्ण विश्व की तरक्की अचानक से ही एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में डूब गई थी। 1926 से ही विश्व गंभीर आर्थिक समस्या बेरोजगारी से पहले से ही लड़ रहा था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में यदि हम बात करें तो एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें अगर किसी एक भाग में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित होता है तो जल्द ही उसका प्रभाव विश्व के अन्य जो हिस्से होते हैं उसमें भी दिखाई देने लगता है। सच तो यह है कि इसी पूंजीवादी व्यवस्था में तेजी एवं मंदी के चले चक्र ने अक्टूबर 1929 में अमेरिका के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार में बहुमूल्य शेयरों को भी रद्दी कागज की श्रेणी में ला खड़ा किया था। यहाँ पे एक ऐसी स्थिति उठ खड़ी हुई थी कि अचानक से जो है वो शेयर बहुत ही कम दामों में बेचा जाने लगा था। एक अनुमान यह भी है कि एक ही दिन में 1 करोड़ 30 लाख शेयर खरीदे बेचे गए थे। शेयर बाजार में आए इस गंभीर मंदी से विश्व के सभी देश बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। स्पष्ट रूप से यूरोप पर इसका विशेष प्रभाव दिखाई देता है। यूरोप उस समय पूरी तरह से आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिका से प्राप्त ऋण पर ही आश्रित रहा था। संपूर्ण विश्व में आर्थिक संकट दिखाई देने लगा था। वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं, कारखाने बंद हो रहे थे और उद्योग धंधे चौपट हो चुके थे। कई बैंकों में ताला लग चुका था तथा लाखों की संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो गए थे। बाजारों में निर्मित माल पड़ा हुआ था तथा उनको खरीदने वाला कोई भी खरीदार नहीं था। सच तो यह है कि 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ आर्थिक संकट 1931 ईस्वी में अपने चरम पर पहुंच चुका था। यद्यपि 1934 ईस्वी तक इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था में आई इस विश्वव्यापी मंदी के कारण ही इंग्लैंड ने सर्वमान को स्थगित कर दिया था। सर्वमान का अर्थ ही होता है ये गोल्ड स्टैंडर्ड। इंग्लैंड के इस कदम का अनुसरण करते हुए विश्व के सभी देशों ने सर्वमान का त्याग कर दिया था। यूरोपीय देश निरोधात्मक शुल्क संरचनात्मक टैरिफ की नीति अपनाकर विश्व आर्थिक संकट की समस्या से निपटने के लिए प्रयास करने लगे थे। अगर हम विश्व व्यापार की बात करें तो इस आर्थिक मंदी में वह घटकर 50% तक पहुंच गया था। यदि हम आर्थिक मंदी के पीछे कौन से कारण रहे थे इसका अध्ययन करना चाहें तो हम ये देखते हैं कि इसके पीछे सबसे पहला जो कारण रहा था वह था असंतुलित आर्थिक व्यवस्था। अब यहाँ पे यदि हम इसके विषय में और अधिक चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि आर्थिक मंदी के पीछे सबसे जो प्रमुख कारण रहा था वह था कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी लोग धन संचय में बहुत अधिक विश्वास करने लगे थे, चाहे वो उच्च वर्ग से आते हों या साधारण वर्ग से ही आते रहे हों। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी जानकारी मिलती है कि जब मंदी की आहट मिली थी उसी के पश्चात कारखानों से लोगों या श्रमिकों की जो छटनी है वो भी प्रारंभ कर दिया गया था, जिसका सीधा प्रभाव समाज पर भी दिखाई दिया था। व्यवसायी वर्ग अत्यधिक लाभ कमाने में विश्वास रखते थे और कारखानों में उत्पादन छटनी के कारण काफी कम हो गया था। बाजारों में उत्पादित वस्तुओं की मांग काफी गिर गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो कारण रहा था आर्थिक मंदी का वह था मशीनों का प्रयोग। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात मशीनीकरण की तरफ लोगों का बहुत अधिक झुकाव हो गया था और साथ ही साथ इसी समय जो है या ठीक इसके पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ था, जिसके पश्चात लोग जो है
वो मशीन की ओर या मशीन के द्वारा कार्य जो होते थे उसके प्रति आकर्षित हुए थे, जिसने कि मशीनीकरण को बढ़ावा भी दिया था और ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था जिस कारण आर्थिक मंदी हुई थी। स्वचालित मशीनों के द्वारा उत्पादन कार्य प्रारंभ हो चुका था, जिसमें कि श्रमिकों को काम मिलना बंद हो गया था, जिस कारण कृषि और उद्योग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। क्रय शक्ति का ह्रास भी एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक मंदी के लिए रहा था। हम यहाँ पे यदि इसकी चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि अत्यधिक उत्पादन, चाहे वह उद्योग के क्षेत्र में रहा हो या कृषि के क्षेत्र में, दोनों ही जो है बहुत हद तक जिम्मेदार रहा था आर्थिक मंदी के लिए, जिस कारण किसानों को, श्रमिकों को अपने श्रम के तुलना में बहुत कम आर्थिक लाभ हो रहा था और जिस कारण क्रय शक्ति में काफी गिरावट आई थी। आर्थिक मंदी के अन्य कारणों के विषय में यदि हम बात करें तो सैनिकों की संख्या में वृद्धि भी महत्वपूर्ण रहा था। नेपोलियन के युद्ध, अमेरिकी गृह युद्ध और फ्रैंको प्रशियन युद्ध के कारण बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों की भर्ती सेना में की गई थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो नौजवान हैं वो सेना में भर्ती उनकी की गई थी, जिससे कृषि एवं उद्योगों में श्रमिकों की कमी हो गई थी और इसके कारण जो है उद्योग एवं कृषि भी प्रभावित हुआ था। आर्थिक मंदी के लिए स्वर्ण मान का त्याग भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा था। युद्ध के कारण लोगों ने स्वर्ण मान का त्याग कर दिया था, जिससे सोने के मूल्य में काफी गिरावट आई थी, जिसका प्रभाव यह हुआ कि वस्तुओं के दामों में वृद्धि होने लगी थी। यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि जो शेयर बाजार है, इसका भी प्रभाव जो है वो पड़ा था लोगों पर और ये भी एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक मंदी के लिए रहा था। अमेरिका के व्यापारियों, उद्योगपतियों ने अपनी जमा पूंजी का बहुत बड़ा भाग शेयर बाजार में लगा दिया था। उनके इस व्यवहार के कारण शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में काफी अधिक वृद्धि हो गई थी, लेकिन इस व्यवहार के कारण हम देखते हैं कि ब्रिटेन की सरकार ने शेयर बाजार में अधिक निवेश को रोकने के लिए ब्याज दर में परिवर्तन करते हुए ब्याज की दर में आकर्षक वृद्धि कर दी थी, जिसका सीधा प्रभाव अमेरिका के शेयर बाजार पर पड़ा। साथ ही साथ अन्य यूरोपीय कंपनियों के शेयरों ने भी अमेरिकी शेयर बाजार को भी एक कड़ी प्रतिस्पर्धा दी थी, जिस कारण शेयर बाजार में मंदी आ गई थी। खाद्यान्नों की कीमतों में गिरावट भी आर्थिक मंदी के लिए एक महत्वपूर्ण कारण रही थी। युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि पैदावार की स्थिति काफी अच्छी थी तथा युद्ध के बाद उसमें और सुधार परिलक्षित हो रहा था, किंतु इस अधिक पैदावार ने मांग और पूर्ति में काफी असंतुलन लाने का कार्य किया था, जिस कारण किसानों को कम मांग होने के कारण अपने उपज को कम मूल्यों पर बाजार में बेचने के लिए बाध्य किया गया था। जो विदेश नीति रही थी अमेरिका की, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था आर्थिक मंदी के लिए। आर्थिक मंदी के लिए अमेरिका की विदेश नीति बहुत हद तक या काफी हद तक कहा जा सकता है कि जिम्मेदार रहा था, क्योंकि अमेरिका टैरिफ की ऊंची दरों के प्रभाव के कारण अमेरिका में उत्पादित वस्तुएं यूरोप के अन्य देशों के बाजारों में नहीं जा पा रही थी, जिससे अमेरिका का निर्यात काफी कम हो गया था। शुल्क नीति को भी आर्थिक मंदी का कारण बताया जाता है। कोई भी देश की आर्थिक जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें शुल्क नीति का काफी अधिक प्रभाव होता है, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका की अव्यावहारिक शुल्क नीति ने ही हम कह सकते हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालने का कार्य किया था। सट्टेबाजी की जो प्रथा थी वह भी आर्थिक मंदी के लिए महत्वपूर्ण कारण रहा था। अत्यधिक धन कमाने की चाह में अमेरिका के लोगों में सट्टेबाजी की तरफ झुकाव बढ़ गया था, जिसका परिणाम यह हुआ था कि शेयर बाजार की तेजी भयानक गिरावट में परिवर्तित हो गई थी। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जो जनसंख्या है उसके वृद्धि दर में भी परिवर्तन देखने को मिलता है और ये भी एक कारण बताया जाता है आर्थिक मंदी के लिए। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर और उद्योगों के उत्पादन दर में महत्वपूर्ण संबंध होता है,
किंतु अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि दर के कम होने के कारण तथा उत्पादन दर अधिक होने के कारण जो असंतुलन उत्पन्न हुआ था, उससे आर्थिक मंदी को बढ़ावा मिला था। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक मंदी के लिए कई कारण जो हैं वह जिम्मेदार रहे थे। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि उस समय अमेरिका की जो स्थिति रही थी, या वो अर्थव्यवस्था को लेकर के रहा हो, या जनसंख्या वृद्धि दर तथा जो शेयर बाजार की स्थिति हुई थी, उसने ही अमेरिका के अर्थव्यवस्था को चरमराने का कार्य किया था, और ये बहुत बड़ा कारण भी रहा था आर्थिक मंदी के लिए। अमेरिका के आर्थिक मंदी के अध्ययन के क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम हमारे समक्ष उभर करके सामने आता है वह हूवर का है, जिन्होंने अमेरिका को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए अथक प्रयास किया था। हूवर निजी व्यवसाय के कट्टर समर्थक रहे थे तथा उसे वह स्लग्ड इंडिविजुअलिज्म की संज्ञा देते हैं। हूवर का यह विश्वास था कि श्रमिकों के हित के लिए निजी संस्थाएं ही उन्हें रोजगार उपलब्ध करा सकती हैं। उनका यह भी विश्वास था यदि सभी श्रमिक वॉशिंगटन की तरफ रोजगार खोजने के लिए आएंगे तो इससे न सिर्फ स्वतंत्रता समाप्त होगी, साथ ही साथ एक दमनात्मक शासन के अस्तित्व में आने का खतरा भी उपस्थित हो जाएगा। हूवर एक दूरदर्शी विचारक थे, आर्थिक मामलों के जानकार भी थे तथा अमेरिका के इस आर्थिक संकट में उन्होंने अपने सिद्धांतों पर अमेरिका को चलने का सुझाव दिया था। वॉल स्ट्रीट के शेयर बाजार में आई मंदी के संदर्भ में हूवर ने प्रयास किया कि स्वेच्छाचारी कार्यों पर संघीय खर्चे में वृद्धि कर दी जाए। हूवर ने जनसाधारण को यह समझाने की कोशिश की थी कि वह घबराए नहीं, जल्द ही व्यावसायिक परिस्थितियां बदलेंगी और व्यवसायों में सुधार दिखने लगेगा। किंतु 1931 ईस्वी में यह स्पष्ट हो गया था कि इस आर्थिक मंदी से बाहर आना अमेरिका के लिए बहुत जल्दी संभव नहीं हो सकेगा। हूवर ने ऋणों की वापसी के लिए यूरोपीय देशों से समय मांगा जो युद्ध के समय लिए गए थे, लेकिन इसमें भी उसको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। हूवर द्वारा व्यावसायिक वर्ग तथा उनके संघों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के लिए एक रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। लोगों को अपने घरों से बेघर होने के भय से मुक्त करने के लिए तथा उन्हें ऋण उपलब्ध कराने के लिए 12 फेडरल होम लोन बैंक्स की स्थापना की गई थी। किसानों के मदद के लिए 6 फेडरल लैंड बैंक की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ कर प्रणाली में भी सुधार करते हुए करों की दरों में वृद्धि की गई, जिससे कि धन के स्रोतों में वृद्धि की जा सके। हूवर ने फेडरल रिजर्व सिस्टम की भी स्थापना की थी। 1932 ईस्वी में एक अधिनियम लागू किया गया था जिसके द्वारा औद्योगिक संस्थाओं में कार्यरत मजदूरों के हड़ताल पर जाने पर रोक लगा दी गई थी। इस अधिनियम को नोटिस लगाडिया कहा जाता है। हूवर के इन सभी प्रयासों का एक ही उद्देश्य था कि वह अमेरिका की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहता था और उसे स्थिर बनाना चाहता था। हूवर के इन प्रयासों से कुछ बदलाव तो दृष्टिगोचर हुए, लेकिन तब तक 1932 के चुनाव का समय आ गया था। 1932 के चुनाव में हूवर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव में शामिल हुए और विजयी भी हुए थे। हूवर ने स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका में व्याप्त आर्थिक मंदी के लिए सिर्फ अमेरिका ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए विश्व की आर्थिक स्थिति भी जिम्मेदार है। हूवर अपने तमाम प्रयासों के बावजूद अमेरिका को आर्थिक मंदी से बाहर नहीं निकाल पाया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अगले चुनाव में उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा था। सभी बैंक में कार्यरत कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर जाना प्रारंभ कर दिया तथा लगभग सभी राज्यों में यही समस्या उत्पन्न हो गई थी। हूवर ने निश्चित रूप से अमेरिका की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और आर्थिक मंदी से उबारने के लिए अनेकानेक प्रयास किए थे, लेकिन यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हूवर में एक नेता के गुण नहीं थे,
वह एक बुद्धिमान तथा कुशल प्रशासक तो था, वह बहुत मेहनती भी था, परंतु उसकी कोशिशें रंग नहीं लाई थीं। हूवर की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करता था। साथ ही साथ वह सभी लोगों तक अपनी विचारधारा और उसकी अच्छाइयों को पहुंचाने में असफल रहा था। हूवर की सबसे बड़ी व्यक्तिगत विशेषता यह थी कि वह अपने विचारधारा पर दृढ़ विश्वास रखता था, चाहे स्थिति उसके कितने ही खिलाफ क्यों नहीं हो। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहाँ पे इकोनॉमिक डिप्रेशन तथा हूवर के द्वारा किए गए कार्यों को यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं अन्य जितने भी पहलू रहे हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन से रिलेटेड तथा इसके द्वारा इसमें जो है रूजवेल्ट के द्वारा कौन से कार्य किए गए थे और इकोनॉमिक डिप्रेशन के क्या प्रभाव हुए थे, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगी। यदि आप लोगों को आज के इस वीडियो को पसंद किया हो आप लोगों ने, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।